हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस का कंपार्टमेंट के लिए हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट के अंदर 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको अच्छी तरीके से करने हैं, तो आपकी कंपार्टमेंट की फुल प्रैक्टिस हो जाएगी एंड कैसा भी क्वेश्चन पेपर आएगा आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस ज़रूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। तो यहाँ सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी भी गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है। तो आपको गैस को लिक्विड में बदलने के लिए पता होना चाहिए कि गैस को जब आप हाई प्रेशर दोगे और टेम्परेचर कम करोगे, जैसे आपने देखा होगा जो पेप्सी कोक की बॉटल्स होती है उसके अंदर गैस होती है ना, तो उसमें क्या होता है, वो गैस प्रेशर के बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और टेम्परेचर कैसा होता है, ठंडा होता है ना कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स का। तो ठंडा टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है उनमें, हाई होता है। तो यानी कि किसी भी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे हाई प्रेशर में रखना पड़ता है और लो टेम्परेचर में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये याद रखना, गैस को लिक्विड में बदलने के लिए हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। तो फर्स्ट का आंसर आपका हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, क्या गैस को लिक्विड में अगर बदलना है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सबको ये पॉइंट याद रहेगा। एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छी तरह से उसे प्रैक्टिस करना एंड ये क्वेश्चन पेपर भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे भी अच्छी तरीके से करना है। तो कंपार्टमेंट या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर के लिए क्या ट्रू है ना। तो आपको ट्रू पूछा गया है। तो होमोजीनियस मिक्सचर तो सबको पता है ना, जिसमें क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हो तो सॉल्ट और वाटर अलग अलग नहीं दिखते ना, वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। या फिर सॉल्ट या फिर वाटर में आपने शुगर मिक्स की है ना, चीनी मिक्स की, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस क्या होता है, जहाँ यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि दिखाई ना दे, अलग अलग ना दिखाई दे, दोनों चीज़ें बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि तो वो दो और मोर कंपोनेंट से मिक्स होकर बन सकता है। यस, मिक्सचर है तो मिक्सचर में तो दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी आ सकते हैं ना, तो ये वाला तो ट्रू है, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ये मैंने भी आपको बताया ना कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यस, ये भी ट्रू है। तो यानी ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, तो यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, है ना। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, यानी इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये डेफिनेशन है कि इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो टिंचर ऑफ आयोडीन होती है उसके अंदर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो जो टिंचर ऑफ आयोडीन आपकी दवाई होती है उसमें सॉल्यूट जो होता है ना, सॉल्यूट मतलब जो चीज़ मिक्स होती है वो आयोडीन होती है, और सॉल्वेंट मतलब जो जैसे सॉल्यूशन होता है, आपको पता है ना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट जिसको मिक्स किया आयोडीन, और सॉल्वेंट किस में मिक्स किया, एल्कोहल में, तो एल्कोहल सॉल्वेंट है और आपका जो आयोडीन है वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो याद रखना, टिंचर ऑफ आयोडीन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक सिंबल पूछा गया है। तो आयरन का एटॉमिक सिंबल तो सबको ही आता होगा, Fe। Fe क्या है, आयरन का एटॉमिक सिंबल है। तो इसका सिंबल याद रखना, 1 से 20 तक एलिमेंट्स का सारों का आपको एटॉमिक नंबर और सिंबल याद होना चाहिए, और आपके ऑलरेडी मैंने करा रखा है कैसे आप एलिमेंट्स को याद करोगे, लर्निंग ट्रिक भी है, तो आप चेक कर लेना। एंड क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। आपके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, ताकि इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू। तो जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है, डेफिनेशन आपने याद की होगी, एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन्स के इक्वल होता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस एटम के होता है उसमें जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी आए तो आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बाकी इसके अलावा अगर एटम ना न्यूट्रल है, कैसा है, अगर वो आयन नहीं है, तो जो
प्रोटॉन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, इसलिए प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। तो अगर एटम है तो एटम में जो प्रोटॉन होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर एटम कैसा है, न्यूट्रल है, यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रल एटम मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होंगे, ऑलवेज इक्वल नहीं होते प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के। अगर एटम न्यूट्रल है तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। तो प्रोटॉन तो क्या है, प्रोटॉन्स जो है एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर अगर प्रोटॉन है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल कब है, जब न्यूट्रल एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो सकता है एटॉमिक नंबर, है ना। तो प्रोटॉन के इक्वल है एटॉमिक नंबर, और अगर न्यूट्रल एटम है तो ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। न्यूट्रल एटम होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए उस पर, तब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, क्योंकि ए कह रहा है प्रोटॉन को कहते हैं जेड, और बी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। येस, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि आपका ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज, अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं, तो ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। नो, सब एटॉमिक पार्टिकल तो आपने पढ़े होंगे ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल ये भी नहीं है, अनायनाइज्ड हीलियम एटम ये भी नहीं है, एक डबली चार्ज हीलियम आयन ये है, याद रखना। एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक हीलियम आयन होता है जो डबल चार्ज होता है। तो हीलियम आयन डबल चार्ज का मतलब He में ना, हीलियम मतलब He, उस पर 2+ चार्ज है अगर, तो इसको हम हीलियम 2+ चार्ज को हम क्या कहते हैं, हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली चार्ज हीलियम आयन, सिंबल ऐसे लिख सकते हो उसका। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट राइपन्स, द रीज़न बीइंग। तो अगर कोई अनराइप ग्रीन फ्रूट है, कोई भी, जैसे मान लो गुआवा है ना, ग्रीन होता है ना, वो कच्चा कच्चा होता है। तो या फिर मैंगो होता है जो ग्रीन होता है पहले, वो है ना, बाद में क्या होता है, मैंगो ग्रीन से येलो हो जाता है। ऐसी गुआवा जो होता है ग्रीन से भी येलो हो जाता है, कभी कभी पिंक भी हो जाता है ना। तो जो अनराइप होता है वो तो ग्रीन होता है, बट बाद में उसका कलर चेंज हो जा रहा है जब वो पक जाता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में चेंज हो रहा है, कि क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो रहा है, कि क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, कि क्लोरोप्लास्ट चेंज क्रोमोप्लास्ट। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। स्टार्टिंग में ना, जो जब वो अनराइप होता है, कच्चा कच्चा फ्रूट होता है ना, तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है, क्लोरोफिल के कारण तो ग्रीन कलर होता है ना। तो पहले उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और बाद में क्लोरोफिल जो प्लास्ट होता है ना, उसका बदल जाता है क्रोमोप्लास्ट में, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, इसलिए पहले ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोफिल होता है ना, तो इसलिए ग्रीन पहले होता है वो, जब वो कच्चा होता है, और जब वो पक जाता है तो वो रेड या येलो या हल्का ऑरेंज, है ना, ऐसा कलर का चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के कारण वो ग्रीन था, और जब वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया तो उसका कलर कुछ और चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 7th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल श्रिंक इन अ हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। तो जब भी हाइपरटोनिक मीडियम होता है ना, तो सेल जो होती है श्रिंक हो जाती है। ये तो आपको याद रखना है, मैंने बहुत डिटेल में और भी वीडियोज़ में बता रखा है, तो इसलिए प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जब भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, और हाइपोटोनिक होगा तो सेल सॉल्व हो जाएगी। यानी सेल श्रिंक कब होती है, हाइपरटोनिक में, और स्वेल मतलब सूज कब जाती है सेल, वो हाइपोटोनिक में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटोनिक में सेल श्रिंक होती है, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, जहाँ पे साइटोप्लाज्म सेल का श्रिंक हो जाता है हाइपोटोनिक मीडियम में, तो इसको हम फ्रंटोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, एसिडोलाइसिस कहते हैं, कि एलोलाइसिस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोलाइसिस। ये जो फिनोमिना है ना, कि जब हाइपोटोनिक में प्लांट सेल श्रिंक हो रही है, तो इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन भी हो गई एक तरह से ये, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। इसमें से कौन सा स्टोमेटा का फंक्शन नहीं है, नॉट वाला पूछा है। तो आपको फंक्शन याद होंगे अगर स्टोमेटा के, तो आपको नॉट वाला भी आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ, स्टोमेटा एक्सचेंज करता है गैसेस का, ये तो इसका फंक्शन है,
स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, तो ये तो है इसका फंक्शन। ये वाटर प्रेशर भी बनाता है ट्रांसपिरेशन वगैरह करके, है ना, वाटर को अपवर्ड फोर्स करता है, ये भी इसका वर्क है ट्रांसपिरेशन करना। ऑल ऑफ द वर्क, बट इसमें फर्स्ट को अगर मैं देखूँ तो ये पार्टिसिपेट करता है इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में? नहीं, वो तो लीव्स करती है ना, स्टोमेटा थोड़ा ना करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका फंक्शन नहीं है, इसलिए ऑल नहीं है इसका आंसर। ए ऑप्शन इसका नहीं फंक्शन है, नॉट वाला पूछा है तो ए इसका फंक्शन नहीं है, इसलिए ये आंसर टिक करना है आपको। ये इसका फंक्शन है नहीं, बट आपको नहीं वाला ही पूछा है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है 9th का। आई होप सबको समझ आ गया होगा। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को। इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। 10th क्वेश्चन देखो, रैपिड इलोंगेशन ऑफ ए बैम्बू स्टेम इज़ ड्यू टू। जो बैम्बू का स्टेम होता है ना, वो बहुत लंबा हो जाता है, एकदम से लंबा हो जाता है। बैम्बू स्टेम आपने देखे होंगे ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, किस रीज़न से वो बैम्बू स्टेम बहुत लंबा हो जाता है जल्दी जल्दी? तो इसका रीज़न है, ये आपको पहले भी करा रखा है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। बी ऑप्शन इसका रीज़न है। तो ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसके कारण बैम्बू का स्टेम बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। डैश इज़ फाउंड नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू, नहीं पाया जाता जो जाइलम टिश्यू में। तो जाइलम टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है आपको याद रखना है। जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छी तरह से याद करना होता है इसे। जाइलम टिश्यू में पहले हम अगर मैं बोलूँ क्या पाया जाता है, तो आपको पता है जाइलम टिश्यू में वेसल्स भी होते हैं, ट्रैकेट्स भी होती है, जाइलम पैरेंकाइमा भी होता है। क्या नहीं होता, नहीं वाला पूछा, तो सीव ट्यूब्स नहीं होती है। तो सीव ट्यूब इसमें नहीं होती, ये फ्लोएम में होती है। सीव ट्यूब किस में होती है, फ्लोएम में होती है। सीव ट्यूब फ्लोएम में होती है, इसलिए ये जाइलम में नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 11th का आंसर ए, सीव ट्यूब जाइलम में ना होकर किस में होती है, फ्लोएम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है। फ्री फॉल का मतलब समझ गए कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है ना, फ्री फॉल हो रहा है। तो आपको पता है ऊपर से नीचे क्यों गिर रही है, ग्रेविटी के कारण, है ना, जी ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी क्या होती है, जी मतलब एक्सेलरेशन होता है जो ग्रेविटी लगाती है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कोई चीज़ फ्री फॉल में है तो वो कौन सी एक्सेलरेशन से गिरती है, जी से। और जी आपको पता है अर्थ में फिक्स होता है 9.8। कितना होता है अर्थ के लिए जी की वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर फ्री फॉल कोई बॉडी कर रही है तो क्या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो तब होता है जब एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा होता। एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है तभी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन चेंज का में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, जब कोई फ्री फॉल होता है तो जी एक्सेलरेशन से कोई चीज़ नीचे गिरती है, और जी जो होता है अर्थ में या किसी भी प्लैनेट में फिक्स होता है। अर्थ के लिए जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पर सेकेंड स्क्वायर या तो माइनस में लिखो या अपॉन में ऐसे लगा दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो गलत है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि ए चेंज थोड़ी ना हो रहा है, ए तो फिक्स है। यहाँ पे जी की वैल्यू तो फिक्स है ना, जीरो वेलोसिटी नहीं, जी की वैल्यू तो 9.8 है अगर अर्थ की बात करें तो, है ना। कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यस ये ट्रू है आपका, कांस्टेंट है ना, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज थोड़ी ना हो रही। तो कांस्टेंट और नॉन जीरो एक्सेलरेशन से ये गिरेगी फ्री फॉल में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड। तो अमीबा एक उसका फूड एक्वायर करती है किस प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम पूछा है। तो अमीबा का फूड क्या करती है, वो इनगल्फ कर लेती है ना, अपने शेल के अंदर इनगल्फ कर लेती है। तो ये जो इनगल्फ प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, की दोनों, एक्सो भी और एंडो भी। तो यहाँ पे आंसर इसका एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस के कारण अमीबा क्या करता है, अपने फूड को शेल के अंदर इनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है ना। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। तो इसका डेफिनेशन अगर बोले तो प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड सेल। जब सेल के अंदर फूड पार्टिकल को इंजेशन हो जाए या इनगल्फ हो जाए तो उसको इंडोसाइटिस कहते हैं। इस प्रोसेस से ही अमीबा अपना फूड इनगल्फ करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। कौन से न्यूट्रिएंट है जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट लेते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट, लार्ज नंबर में अगर कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 7 होते हैं, आपको याद रखने हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके 7 होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये 3 तो मेजर है, और उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। ऐसे करके 7 और होते हैं, मतलब टोटल 7 होते हैं। तो आपको इसमें से पूछा है मैक्रो कौन सा है। मैक्रो मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। तो इस ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो जो पोटेशियम है, देखो एनपीके मैंने बताया ना, एनपीके में पोटेशियम, पोटेशियम मतलब पोटेशियम इसका मैक्रो है, जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सब स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ये माइक्रो है। आयरन, जिंक, मैग्नीज, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो वाला, लार्ज वाला पोटेशियम है, ऑप्शन सी। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू। इनर्शिया की डेफिनेशन आपने याद की होगी। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक स्टेट है जो क्या करती है, किसी भी बॉडी में अगर कोई चेंज हो रहा होगा मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में, तो उसको रजिस्ट करेगी। यानी कोई चीज़ चल रही है तो उसे चलते रहने देगी, है ना। कोई चीज़ अगर मोशन में तो वो मोशन में ही रहने देगी, और अगर कोई चीज़ स्टॉप है तो वो स्टॉप में ही रहने देगी। तो यानी कि वो चेंज को क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है। तो ये इनर्शिया की डेफिनेशन भी होती है। इनर्शिया ऑब्जेक्ट क्या करती है, रजिस्ट करती है। रजिस्ट मतलब रोकती है कोई चेंज को। अगर मोशन में कोई चेंज हो रहा है तो उसको रोकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका, इनर्शिया की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। इनर्शिया क्या करता है, रजिस्ट करता है कोई चेंज स्टेट ऑफ मोशन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और इनर्शिया किससे मेज़र होता है, इनर्शिया मास अगर ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई बॉडी हैवी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और अगर कोई बॉडी लाइटर है यानी उसका मास कम है तो इनर्शिया कम होता है। तो इनर्शिया किससे मेज़र होता है, मास के थ्रू। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म अ हाई डेंसिटी एरिया। तो अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है और वो क्या कर रही है, एयर को कंप्रेस कर रही है, दबा रही है एयर को, अपने सराउंडिंग वाली एयर को दबाती है, और हाई डेंसिटी एरिया बनता है। तो जब भी कोई कंप्रेस करे एयर को या फिर हाई डेंसिटी एरिया बने तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कंप्रेशन कहेंगे। देखो कंप्रेस से ही कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है, डेंसिटी हाई हो जाती है, प्रेशर भी हाई हो जाता है और डेंसिटी भी हाई हो जाती है। तो कंप्रेशन में याद रखना, डेंसिटी भी हाई होती है, प्रेशर भी हाई होता है। तो यहाँ पे हाई डेंसिटी है यानी कंप्रेशन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी कंप्रेशन करेक्ट आंसर है। अगर लो डेंसिटी होती तो लो डेंसिटी का मतलब रेयरफेक्शन होता। तो अभी फिलहाल तो हाई डेंसिटी, तो कंप्रेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखिए, ये आपके एजर्शन रीजन्स है। तो एजर्शन रीजन में 4 स्टेटमेंट्स होंगी, ABCD, और आपको पहले ये एजर्शन पढ़ना है और रीजन पढ़ना है, एंड देन ट्रू फॉल्स चेक करना है, और फिर इन 4 ऑप्शन में से टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है एजर्शन का 17। एजर्शन है 2 पर्सन ऑन द सर्फेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। 2 पर्सन अगर मून में हैं तो वो आपस में बात नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल ट्रू। आपने पढ़ा होगा ना, मून में कभी भी हम बात नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते, ये रीज़न दिया है, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। यस, ये भी ट्रू है। मून में क्या नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, और इस कारण ही, अगर मून में एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो इस कारण से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो हम मून में बात नहीं कर पाएंगे, या स्पेस में भी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मून या स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और ये रीज़न के कारण ही ये एक्सप्लेन हो रहा है कि एजर्शन कि एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए तो मून में बात नहीं हो रही है ना। तो यानी कि एजर्शन रीज़न आपका, एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और ये रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों हम मून में बात नहीं कर सकते, क्योंकि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये इसके क्यों का आंसर भी दे रहा है। तो इसलिए एजर्शन रीज़न करेक्ट भी और आंसर एक्सप्लेनेशन वाइज भी करेक्ट है। तो एजर्शन रीज़न ट्रू भी है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। एजर्शन है एक पल्स क्रॉप ग्रो करते हैं इन अ टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप। तो 2 सीरियल क्रॉप के बीच में एक पल्स क्रॉप उगाई जाती है। रीज़न है कि टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ नाइट्रोजन, कि जो नाइट्रोजन का लॉस है उसे कंपनसेट किया जा सके। बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी 2 सीरियल क्रॉप्स के बीच में एक पल्स क्रॉप लगाई जाती है, क्योंकि पल्स क्रॉप में ना नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। लिग्यूमिनस प्लांट है ना पल्स, तो ये नाइट्रोजन देती है। तो 2 सीरियल क्रॉप होगी तो उनको नाइट्रोजन कम हो जाएगा ना। तो नाइट्रोजन को लॉस को
पूरा करने के लिए क्या उगा दी जाती है, उनके बीच में एक पल्स क्रॉप लगा दी जाती है, क्योंकि उनमें लेग्यूमिनस प्लांट है ना ये, तो इनके में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये, तो इसलिए पल्स क्रॉप उगाई जाती है। तो यस बिल्कुल ठीक है, पल्स क्रॉप क्यों उगा रहे हैं, ताकि वो लॉस ऑफ नाइट्रोजन जो हो रहा था दो क्रॉप्स के बीच में, सीरियल क्रॉप्स के बीच में, उनको पूरा कर सके। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और ये रीज़न इसके एक्सप्लेन को भी कर रहा है कि क्यों क्यों उगाई जाती है दो सीरियल क्रॉप के बीच में पल्स क्रॉप, क्योंकि लॉस ऑफ नाइट्रोजन को कंपनसेट किया जा सके। तो एजर्शन रीज़न करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19। एजर्शन है सम वीड्स प्रोड्यूस सब्सटेंसेस टॉक्सिक फॉर द क्रॉप्स। कुछ जो वीड्स होती है, खरपतवार होती है, वो क्रॉप्स के लिए टॉक्सिक होती है। यस, कुछ खरपतवार तो हम खाते भी है जैसे कि बथुआ वगैरह, बट कुछ जो होती है टॉक्सिक भी होती है, नुकसानदायक भी होती है क्रॉप्स के लिए। बिल्कुल ठीक है, सारी फ़ायदेमंद नहीं होती, कुछ नुकसानदायक भी होती है। और वीड्स आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं फॉर फूड स्पेस एंड लाइट, यानी कि जो मेन प्लांट होता है उससे फूड स्पेस और लाइट छीन लेते हैं एक तरह से वो। तो यस बिल्कुल वीड्स की डेफिनेशन यही तो है, अनवांटेड प्लांट जो क्या करते हैं, जो मेन क्रॉप होती है उससे फूड स्पेस और लाइट को कम्पीट करते हैं, उससे छीनते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, इस रीज़न से ही तो वो प्लांट के लिए क्या है, टॉक्सिक है, क्योंकि वो उन्हें ना तो स्पेस दे रहे हैं, ना लाइट देने दे रहे हैं, ना उनकी लाइट भी कम कर दे रहे हैं ना, तो इसलिए वो टॉक्सिक है उनके लिए। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों टॉक्सिक है, क्योंकि वो उनसे कम्पीट कर रहे हैं, लाइट वगैरह छीन ले रहे हैं, उनसे स्पेस ले रहे हैं, उनको ग्रो नहीं होने दे रहे है ना, तो टॉक्सिक है इसलिए। तो इसको एक्सप्लेनेशन वाइज भी ठीक है, इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखो। एजर्शन है कैटल आर फेड विथ रफेज एंड कंसनट्रेट। कैटल जो होते हैं, जो हमारे पशु होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह, इनको हम रफेज और कंसनट्रेट्स देते हैं। तो यस बिल्कुल करेक्ट है, कैटल्स को हम क्या देते हैं, रफेज और कंसनट्रेट्स देते हैं। अब इन्होंने लिखा रीज़न, रफेज में फाइबर होता है और कंसनट्रेट में प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, रफेज के अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो भी हम रफेज हम भी खाते हैं, जैसे हम कुछ हरी पत्तियाँ खाते हैं तो उनमें रफेज है ना, तो रफेज मतलब फाइबर है। तो यस रफेज फाइबर होता है, और कंसनट्रेट जो होता है प्रोटीन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है ना, फैट्स वगैरह। यस बिल्कुल करेक्ट है। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। तो एजर्शन भी ठीक है, इसका रीज़न भी ठीक है, बट एक्चुअल में इसका एक्सप्लेनेशन वाइज अगर हम कहें तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी ठीक ही लग रहा है। रफेज से फाइबर मिलता है और कंसनट्रेट से प्रोटीन अदर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इसलिए हम इनको ये खिलाते हैं। ये रीज़न वाइज भी ठीक ही लग रहा है, ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी ऑप्शन बी भी अगर कहो तो वो भी ठीक हो सकता है, कि अगर बिल्कुल करेक्ट रीज़न, मुझे तो करेक्ट रीज़न भी लग रहा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो कोइंसिडेंटली सारे ही ऑप्शन ए के आंसर क्वेश्चंस है, बट ज़रूरी नहीं ऐसा हर बार आए, तो अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो इसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये फॉर्मूले बनाने सीखेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना, ताकि मैं इसका जल्दी जल्दी कंप्लीट सोल्यूशन करा सकूँ, ये न्यूमेरिकल्स भी। एंड इससे पहले जो एनुअल एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्यूशन कंप्लीट मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसे भी आपको अच्छी तरीके से करना है। और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल में नहीं हो तो। एंड अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, कंपार्टमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। एंड साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, 4 to 5 क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। करने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, अपनी कॉपी पेन लेके उसको प्रैक्टिस करके लिख लिख के याद करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स और जो फॉर्मूले वगैरह है वो सब करेंगे कवर, तो आपको इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। और सेक्शन ई भी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर देना वीडियो को। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कंपार्टमेंट को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके कवर कीजिए, पास कीजिए। एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप सब प्रैक्टिस करेंगे। एंड वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।